हेलो एवरीवन, माय नेम इज एकता गुप्ता और आज का टॉपिक है रोल ऑफ द रजिस्ट्रार। तो रजिस्ट्रार होता कौन है? जो रजिस्ट्रार ऑफ द कोर्ट होता है ना, ही इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ मेंटेनिंग ऑल द रिकॉर्ड्स। ये देखना कि जो भी फाइल्स है उनके अंदर सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हुई है या नहीं, डॉक्यूमेंट्स जो है उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हुई है या नहीं। He is basically responsible for performing all the managerial tasks, organization से related, non-judicial functions, administrative tasks। तो इसलिए जो रजिस्ट्रार है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो जुडिशल फंक्शंस है चलो वो तो जुडिशरी कर रही है, बट ये जो रजिस्ट्रार है वो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन देखता है, जो कि स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो बेसिस है वो आपको आर्टिकल 145 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रूल्स बना सकती है कि कौन क्या करेगा या मतलब किसकी क्या पावर्स हो सकती है। तो उसके बेसिस पे ही जो रजिस्ट्रार है उसको कुछ पावर्स दी गई है। देन अगर आपको रोल ऑफ द रजिस्ट्रार पढ़ना है तो ऑर्डर थर्ड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1966 में थोड़ा बहुत बताया गया है ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट के बारे में, जिससे हमें रजिस्ट्रार के बारे में पता चलता है कि क्या रजिस्ट्रार क्या क्या कर सकता है या क्या क्या पावर्स है, क्या क्या ड्यूटीज है। तो उसमें चलते हैं कि ऑर्डर थर्ड ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट बोलता क्या है अबाउट द रजिस्ट्रार। रूल 1 says that registrar shall have the custody of the records of the court। इसका क्या मतलब है कि जो रजिस्ट्रार होता है ना, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं कोर्ट के उन्हें उसे संभाल के रखना होता है। यानी कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, उनकी सिक्योरिटी उन्हें मेंटेन करनी है, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को उनको ऑर्गेनाइज करना है। इसलिए हम कह सकते हैं कि उनकी बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, टू मेंटेन एंड सेफगार्ड ऑल द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। इसमें आगे ये लिखा है ही शैल एक्सरसाइज सच अदर फंक्शंस एज मे बी असाइन टू हिम बाय दीज रूल्स। तो अगर आप जो आगे रूल्स पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग फंक्शंस भी है कि वो और क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं कि कोई अगर डिफेक्टिव फाइल है तो उसको रिटर्न कर सकते हैं या उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, मना कर सकते हैं लेने से। फिर उन्हें ये देखना होता है कि जो भी आपने फाइलिंग की है उसमें सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल है या फिर नहीं, उसी के बेसिस पे वो रिजेक्ट कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं जो भी डिफेक्टिव फाइलिंग्स है। ऐसी बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो बस इसमें रूल 1 ये बोलता है कि जो रजिस्ट्रार है ही इज द कस्टोडियन ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ द कोर्ट। उन्हें सिक्योरिटी मेंटेन करनी है, जो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है उन्हें संभाल के रखने, उन्हें ऑर्गेनाइज करने हैं। और दूसरा, जो भी रूल्स के अंदर फंक्शन स्पेसिफाई हैं सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1966 के अंदर, वो उन्हें परफॉर्म करना है। देन रूल 2 सेज जो चीफ जस्टिस है वो रजिस्ट्रार के जो भी फंक्शंस है वो डेलीगेट कर सकते हैं किसी डेप्यूटी रजिस्ट्रार, यानी कि जो भी फंक्शंस रजिस्ट्रार परफॉर्म करता है वो डेप्यूटी रजिस्ट्रार परफॉर्म कर सकता है अगर चीफ जस्टिस ने उसे असाइन किया है। बट जो रजिस्ट्रार है वो भी अपनी जो भी फंक्शंस है वो बोल सकता है कि डेप्यूटी रजिस्ट्रार परफॉर्म करें, उन्हें डेलीगेट कर सकता है। बट ये किससे कैसे हो सकता है, सिर्फ उसके लिए पहले चीफ जस्टिस जो है उनका अप्रूवल लेना पड़ेगा। और रूल थर्ड ये भी बोलता है अगर मान लीजिए रजिस्ट्रार एब्सेंट है तो उनके जो भी फंक्शंस है वो कौन परफॉर्म करेगा, ऑफ कोर्स डेप्यूटी रजिस्ट्रार जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा रजिस्ट्रार के सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। Rule 4 says that the official seal which is used to authenticate official documents of the court shall be such as Chief Justice may direct from time to time, but the custody of the seal remains with the registrar only। इसका मतलब ये है कि जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें ऑथेंटिकेट करने के लिए, यानी कि लीगली सर्टिफाई करने के लिए एक ऑफिशियल सील उस पर लगती है कोर्ट की। बट अब ये जो ऑफिशियल सील कैसी होगी, इसका डिजाइन कैसा होगा, ये चीफ जस्टिस जो है वो टाइम टू टाइम डिसाइड कर सकते हैं। बट जो सील की जो कस्टडी है, यानी कि वो किसकी प्रोटेक्शन, किसकी सिक्योरिटी के अंदर रहेगी, वो रजिस्ट्रार ऑफ द कोर्ट होता है। रूल 5 सेज कि जो ऑफिशियल सील ऑफ द कोर्ट है वो हम किन किन चीजों पे एफिक्स कर सकते हैं या किन किन चीजों पे लगा सकते हैं। तो वो कोई भी रिट हो गई, ऑर्डर हो गया, रूल हो गया, समन हो गया, या कोई भी प्रोसेस। बट उसमें मेन चीज क्या होती है कि रिटन अथॉरिटी, यानी कि परमिशन चाहिए किसकी, वो भी राइटिंग में रजिस्ट्रार या फिर डेप्यूटी रजिस्ट्रार। बट इसके अगेंस्ट या इसके कॉन्ट्री कोई भी डायरेक्शन इशू कर सकते हैं चीफ जस्टिस, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो ये बोल सकते हैं नहीं, किसी पर्टिकुलर केस में रिटर्न अथॉरिटी ऑफ रजिस्ट्रार या डेप्यूटी रजिस्ट्रार की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द केस टू केस एंड कैसे डायरेक्शंस इशू किए हैं चीफ जस्टिस ने। रूल 6 states that if any certified copy is issued by the court, then seal of the court can be affixed to it only when the registrar, deputy registrar or assistant registrar authorizes it in writing। तो सपोज कि एक जजमेंट आया, कोर्ट ने एक जजमेंट दिया और आपने उसकी एक कॉपी के लिए अप्लाई किए, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो जो कॉपी है वो एक मेयरली एक फोटो कॉपी नहीं है,
बट एक ऑथेंटिकेटेड एज वेल एज लीगली सर्टिफाइड एक डॉक्यूमेंट है कि अगर आप उस कॉपी को, जो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है बट एक कॉपी है, उसको दूसरे कोर्ट्स में भी लेके जाएंगे या कहीं पे भी लेके जाएंगे, वो लीगली एडमिसिबल मानी जाएगी। तो उस पे क्या है, सील ऑफ द कोर्ट अगर लगेगा तो ऐसा माना जाएगा कि हाँ इट इज लीगली ऑथराइज, लीगली एडमिसिबल। पर ये जो सील है वो सिर्फ कब लग सकती है, विद द रिटन परमिशन ऑफ द रजिस्ट्रार, डेप्यूटी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार ओनली। Rule 7 states that the registrar has the duty that he shall keep a list of all the cases that are pending before the court. तो अब कोर्ट के सामने जो भी केसेस पेंडिंग है, रजिस्ट्रार जो है वो पूरी उसकी एक फुल फ्लेजेड लिस्ट बनाएंगे। तो जैसे जैसे जो केसेस है वो आते रहते हैं, वैसे वैसे जो लिस्ट है वो बढ़ती रहती है केसेस की। तो रजिस्ट्रार को पूरा मेंटेन करके रखना होता है कि कौन से जो केसेस है वो भी पेंडिंग है। अब रजिस्ट्रार का अगला काम क्या होता है कि जब कोर्ट है उसका सेशन कमेंस होता है, वो स्टार्ट होता है कोर्ट, तो रजिस्ट्रार की ये ड्यूटी है कि पूरी की पूरी जो लिस्ट है वो प्रिपेयर कर लेंगे और उसको पब्लिश कर देंगे नोटिस बोर्ड पे। अब इसमें कौन से केसेस होते हैं, ऐसे केसेस जिनकी सारी फॉर्मेलिटीज जो है वो फुलफिल हो गई और अब वो रेडी है कि जो कोर्ट है, जो जजेस है, वो उस केस को सुन सके, हेयर कर सकें। तो ऐसे केसेस की जो लिस्ट है वो नोटिस बोर्ड पे पब्लिश कर दी जाएगी बाय रजिस्ट्रार। एंड इस जो पूरी लिस्ट है जो हम बात कर रहे हैं, इस लिस्ट को बोलते हैं रेडी लिस्ट बोलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये जो लिस्ट है उसमें जो केसेस है हम उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करें। जैसे सिविल केसेस अलग कैटेगरी में होंगे, क्रिमिनल केसेस अलग कैटेगरी में होंगे। तो ये जो कैटेगरीज है ना, इनमें डिवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सिविल और क्रिमिनल जो है वो आप लिस्ट प्रिपेयर की और एक साथ ही लिख दिए। नहीं, आपको अलग अलग कैटेगरीज बनानी पड़ेगी कि ये सिविल केसेस है, ये जो है ये क्रिमिनल मैटर्स है। तो अलग अलग जो कैटेगरीज है वो बनेगी। तो इस पूरा जो लिस्ट है इसको हम बोलते हैं रेडी लिस्ट। अब इसमें भी वही बात है कि जो लिस्ट है उसके अंदर जो केसेस है उसका अरेंजमेंट कैसा होगा। मैंने आपको बताया कि अलग अलग क्लासिफिकेशन आपको करनी पड़ेगी, अलग अलग कैटेगरीज में बांटना पड़ेगा कि सिविल केसेस एक तरफ, क्रिमिनल केसेस एक तरफ, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जो होंगे वो एक तरफ। और इन कैटेगरीज में भी क्या होगा, आपको केसेस कैसे अरेंज करने पड़ेंगे, ईयर वाइज करने पड़ेंगे, यानी कि इन द ऑर्डर ऑफ द रजिस्ट्रेशन। तो जैसे कि कोई केस 2023 में आया तो वो पहले, फिर 2024 में कोई केस आया तो फिर वो दूसरे नंबर पे। तो ऐसे जो है ईयर वाइज उनका हम पूरी लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि 2023 का जो केस है वो हमने बाद में लिख दिया और 2025 का जो केस है वो पहले लिख दिया। नहीं, ईयर वाइज होगा, यानी कि जब केसेस का रजिस्ट्रेशन हुआ है उस हिसाब से लिस्ट बनेगी। कि अगर 2023 का जो केस है वो वो पहले लिस्ट होगा, देन उसके बाद अगर जो बाकी सारे केसेस है वो 2024 के हैं तो वो बाद में लिस्ट होंगे, पहले 2023 को होगा। क्योंकि कोर्ट्स क्या कोशिश करते हैं, जो पुराने केसेस होते हैं पहले उन्हें डिस्पोज ऑफ करें, उन्हें पहले सुलझाएं, उन्हें पहले निपटाएं, फिर ही तो हम आगे केसेस पे बढ़ सकते हैं ना। जब तक पुरानी नहीं सॉल्व होंगे तो हम पहले नए को कैसे ले सकते हैं। और ऐसी ये जो रेडी लिस्ट होती है उससे क्या बनती है, ये तो रेडी लिस्ट होती है बेसिकली कि कितने केसेस पेंडिंग है, मतलब पूरे जो भी केसेस सुप्रीम कोर्ट के आगे पेंडिंग है उसकी लिस्ट होती है। बट फिर रेडी लिस्ट से क्या बनती है, मंथली लिस्ट, कि इस मंथ में हमें कौन कौन से केसेस सुनने हैं। मंथली लिस्ट से बनती है वीकली लिस्ट, कि इस वीक में कौन कौन से जो केसेस है वो हियरिंग के लिए आ सकते हैं कोर्ट के आगे। फिर वीकली लिस्ट से बनती है डेली लिस्ट, कि अब जैसे कि आज का दिन है या कल का दिन है उसमें कौन कौन से जो हम केसेस है वो सुनेंगे। ये जो पूरा काम है वो रजिस्ट्रार का ही रूल होता है। रूल 8 नाउ टॉक्स अबाउट अदर पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द रजिस्ट्रार। तो रजिस्ट्रार की अलग अलग पावर्स होती है। तो जैसे कि उन्होंने बता दिया कि कौन सी डेट पे जो कोर्ट है वो कोई भी पिटिशन है या फिर कोई भी अपील है वो कब सुनेंगे। तो वो डेट स्पेसिफाई कर सकते हैं, वो डेट फिक्स कर सकते हैं। और जो भी मतलब पार्टीज हैं उन्हें नोटिस इशू कर सकते हैं कि हाँ ये वाली जो डेट है वो फिक्स हुई है तो आपको इस डेट पे आना है। ये सारा ये जो रूल है वो रजिस्ट्रार को होता है। अब मान लीजिए आपने कोई भी प्लेंट है, पिटिशन है, अपील है, कुछ भी है, वो कोई भी प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, ठीक है, उसमें मतलब कुछ चीजें मिसिंग है। तो जो रजिस्ट्रार है उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका ये फंक्शन होता है कि वो बता सकते हैं कि ये चीजें मिसिंग है तो आप इसको अमेंड करके लाएं, ताकि जो भी प्रोसीजर है, जो भी कोर्ट जो नॉर्मली जो प्रोसीजर फॉलो करती है आप उसका कंप्लाई कर सके। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप कुछ नई चीजें लिया है, जो भी कोर्ट जो है वो हमेशा से फॉलो करती आई है कि ये जो है ये रिक्विजिशंस, ये कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। तो आपको वो इम्पोर्टेंट है कि वो आप उन कंडीशंस को फुलफिल करें। बट अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो जो रजिस्ट्रार है वो आपको बोल सकता है कि नहीं, ये चीजों की आपने गलती की है तो आप इसको सुधारिए और फिर दोबारा लाइए। अब ऐसी जो रजिस्ट्रार है वो थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स ले डाउन कर सकता है कि इस पिटिशन में या प्लेंट में कोर्ट के सामने जाने से पहले इसमें ये चीजें होनी चाहिए। तो ये सारे जो काम है वो भी रजिस्ट्रार ही करता है।
नाउ अब अगर आपको बोला गया है, किसी भी पार्टी को बोला है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो कोर्ट के सामने लानी है, तो जो रजिस्ट्रार है वो आपको मैक्सिमम 28 डेज का टाइम दे सकता है। अगर आपने उसको लिखित में यानी कि रिटन रिक्वेस्ट आपने दी है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए कि इस इन्फॉर्मेशन को मैं आपके सामने ला सकूं, तो वो 28 डेज का आपको टाइम दे सकता है कि ठीक है, इन 28 दिन के अंदर आप जो भी कोर्ट ने आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी है वो आप उसको गैदर कर लीजिए और आप ले आइए। या फिर जैसा मैंने ऊपर बताया कि आपकी जो भी प्लेंट है या पिटिशन है या कुछ भी चीज है, उसमें कुछ भी जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी नहीं हुई है, ठीक है, या मतलब कोई भी चीज मिसिंग है, तो ऐसे आपको 28 डेज का टाइम मिल सकता है ताकि आप उन चीजों को, उन रिक्वेजिशंस को फुलफिल कर लो कोर्ट के सामने आने से पहले, ताकि जो कोर्ट जो भी प्रोसीजर फॉलो करता है वो उससे कंप्लाई कर सके। Now, next function is that the registrar can make an order for the change of AOR, but only if the existing AOR who is handling the case gives his consent for such a change. तो हमने पुराने वाले लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ा था कि AOR कौन होते हैं, एंड जो AOR होते हैं यानी कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, उन वही जो है सुप्रीम कोर्ट में पार्टी के बिहाफ पे एक्ट कर सकते हैं। ये सब कुछ हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। तो अगर मान लीजिए किसी भी जो पार्टी है उसे अपना एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड चेंज करवाना है, तो जो रजिस्ट्रार है वो एक ऑर्डर बना सकते हैं कि येस ओके, यू कैन चेंज दी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। बट ये कैसे होगा? सिर्फ जो अभी एग्जिस्टिंग एओआर आपका केस हैंडल कर रहे हैं उनकी कंसेंट की मदद से ही हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अभी जो प्रेजेंट एओआर आपका केस हैंडल कर रहे हैं उनकी कोई कंसेंट ही नहीं है, उन्होंने बोला ही नहीं कि नहीं एओआर जो है वो चेंज होगा या नहीं, और आपने सीधा ही ऑर्डर बना दिया कि नहीं अब एओआर तो चेंज होगा। क्योंकि बहुत अलग अलग सर्कमस्टेंसेस हो सकती है कि जो मतलब मिड केस क्यों आपको एक एओआर चेंज करना है, उसकी बहुत अलग अलग सर्कमस्टेंसेस हो सकती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अभी एग्जिस्टिंग एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड आपका केस हैंडल कर रहे हैं उनकी तो एटलीस्ट कंसेंट हो, उनका तो जानना जरूरी है ना कि नेक्स्ट एओआर जो है वो इस केस में आने भी चाहिए या नहीं आने चाहिए, क्यों आने चाहिए। नाउ नेक्स्ट थ्री आर वेरी बेसिक। टू चेक द इंडेक्स, जो भी जो जैसे इंडेक्स होता है उसके अंदर पूरा ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट होता है कि डॉक्यूमेंट्स पहले पेज पे कौन है, दूसरे पेज पे कौन से डॉक्यूमेंट्स है, और ये सब कुछ जब भी कोर्ट ऑफिशियल रिकॉर्ड बनाती है, मतलब कोर्ट की तरफ से जो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड बनता है केस में, फिर उसके बाद अगर कोई भी जैसे कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स उनमें कोई भी स्मॉल मिस्टेक है, जैसे कि स्पेलिंग मिस्टेक है, ऐसी जो भी मिस्टेक जो मटेरियल नहीं है, जो कि मतलब केस को इम्पैक्ट नहीं कर सकती, उसका जो अमेंडमेंट है वो करवा सकते हैं। रजिस्ट्रार बोल सकते हैं कि ये जो स्पेलिंग मिस्टेक है उसको करेक्ट करवाइए, या फिर ऐसी कोई भी मिस्टेक जो कि मटेरियल नहीं है, जो कि यानी कि केस को इम्पैक्ट नहीं करेगी। फिर उसके बाद जो रजिस्ट्रार है उनके पास ये भी फंक्शन या पावर होता है कि देखें कि जो भी रिकॉर्ड्स है उनको उनका इंस्पेक्शन करवाएं, उनका सर्च करवाएं कि वो है क्या रिकॉर्ड्स, और अगर वो अवेलेबल नहीं है पार्टीज के पास, तो रजिस्ट्रार जो है वो उन सारे डॉक्यूमेंट्स की जो कॉपी है वो पार्टी को दे सकते हैं। पर इससे पहले जो भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स होती है कि फीस जो भी देनी होती है, कि अगर आपको कॉपी मिल रही है तो कुछ फीस होती है ना, जैसे वो अगर देनी पड़ रही है, या फिर किसी से अप्रूवल लेना पड़ रहा है कि इन डॉक्यूमेंट्स की, ऐसा नहीं है कि सीधे ही कॉपी दे दी, किसी का अगर अप्रूवल लग रहा है कि कॉपीज दे सकते हैं या नहीं पार्टीज को, तो उनका अप्रूवल, मतलब ये सारी जो फॉर्मेलिटीज है वो आपको पूरी करनी पड़ती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट रोल ऑफ द रजिस्ट्रार। ये बहुत ही बेसिक था, इसको अगर आप एक बार रीड करेंगे ना तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा, और इसको आप बाकी जो जो हमने आर्टिकल 145 सब कुछ पढ़ा उससे आप कनेक्ट भी कर सकते हैं, ताकि जो आंसर आपका अगर आप पेपर में लिखें तो थोड़ा लेंदी भी हो सकता है। बट दिस इज ऑल। अगर इससे थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है कि इसमें और क्या क्या ऐड कर सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर शेयर करूंगी। बट आई थिंक दिस वुड बी सफिशिएंट। और जो भी केस लॉज वगैरह पुरानी वीडियोस या इस वीडियो से रिलेटेड है वो भी मैं अपडेट करूंगी जल्दी, जैसे जैसे मुझे आगे पता चलता है कि कौन से केसेस इंपॉर्टेंट है या कौन से केसेस हम लिख सकते हैं। या थैंक यू।